नमस्कार स्टूडेंट्स, हम टू डिस्कस अबाउट पाइलोरिक स्टेनोसिस। आज हम पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, क्या उसका डेफिनेशन है, क्या उसके साइन सिम्टम है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइलोरिक स्टेनोसिस, सबसे पहले हम क्या जानते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस and what it means of the pyloric stenosis. Pyloric stenosis or pylorostenosis is a narrowing stenosis of the opening from the stomach to the first part of the small intestine known as the duodenum. हम बात कर रहे थे स्टेनोसिस मीन्स होता है किसी भी लूमन का नैरो हो जाना। स्टेनोसिस मीन्स क्या होता है, किसी भी लूमन का नैरो, जैसे हमारे इंटेस्टाइन है, डुओडेनम पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और वहाँ पर स्टमक जाकर जुड़ता है। दोनों एरिया के बीच का जो पार्ट है, जो पाइलोरिक पार्ट है, इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस में कहा गया है क्योंकि जो पाइलोरिक पार्ट है, कौन सा पार्ट है, जो पाइलोरिक पार्ट है उसका क्या हो गया है, नैरोइंग हो गई है। तो ऐसी कंडीशन को हमने बोला है पाइलोरिक स्टेनोसिस। यानी अगर दूसरे मीन्स वर्ड में देखें हम कि पाइलोरस का मतलब क्या है, तो पाइलोरस का मतलब जो गेप होता है। गेप कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में आपको देखने को मिलेगा कि जो ईसोफेगस है, ये यहाँ से ये जो एरिया है, ये पूरा कौन सा एरिया है, ईसोफेगस वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, ईसोफेगस वाला एरिया है। यहाँ से हम कुछ खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद में ये हमारा जाता है स्टोमक में। जो जिस एरिया में अभी मैं अरेंज कर रहा हूँ इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, स्टोमक वाला एरिया। ये जो खाना है कुछ घंटे स्टोमक में रुकने के बाद इस एरिया से होते हुए हमारे ड्यूडेनम में जाता है। कहाँ पे जाता है, हमारे ड्यूडेनम के अंदर जाता है। यहाँ पर इस एरिया को आप देख सकते हो, जहाँ पर मार्कर मेरा चल रहा है, इस एरिया को आप देखिए, ये नैरोइंग हो गया। ये पाइलोरिक पार्ट कैसा हो गया, नैरो हो गया। क्यों हो गया ये आगे अभी हम जानेंगे कि पाइलोरिक पार्ट नैरो क्यों हो गया है। लेकिन जो ये पाइलोरिक पार्ट नैरो हुआ है, इसकी वजह से जो कंडीशंस बनी है यहाँ पर, उसको हमने पाइलोरिक स्टेनोसिस बोला है। नेक्स्ट हम समझेंगे ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द मसल सराउंडिंग दिस ओपनिंग विच स्पास व्हेन द स्टमक। कई कारण हो सकते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के, जैसे अभी हम इसमें देख रहे थे कि ये ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जो मसल्स है, इस एरिया की जो मसल्स है, ये जो मसल्स है इनके अंदर हाइपरट्रोफी हो गई है। मीन्स इनके अंदर टिश्यू सेल्स की जो एक क्वांटिटी थी वो बढ़ गई है और हाइपरट्रोफी हो गई है, जिससे ये क्या हो गई, इनलार्ज हो गई है। और ऐसे इनलार्जमेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, स्पास्म आने की वजह से। नेक्स्ट, द कंडीशन कोज सीवियर प्रोजेक्टाइल नॉन ब्लिवियस वॉमिटिंग। यानी ये जो कंडीशन होती है ये बहुत ही सीवियर हमको वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर सकती है। और वो भी कौन सी, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग वो होती है जो एक प्रेशर के साथ में, हमारी बॉडी से बाहर स्टोमक कंटेंट को जब हम फेंकते हैं तो उसको हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है नॉन बिलियस, जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, नॉन बिलियस वॉमिटिंग। नॉन बिलियस वॉमिटिंग का मीन्स है कि ऐसी वॉमिटिंग जिसके अंदर वाइल जूस नहीं है। देखिए वाइल जूस कहाँ से आएगा, क्योंकि वाइल जूस होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम पार्ट में आके खुलता है। वाइल की जो भी डक्ट होती है वो ड्यूडेनम पार्ट में आके खुलती है, और इधर तो गैस्ट्रिक जूस होता है। तो यहाँ पर ये जो वॉमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, वो यहीं से फोर्स होकर होगा, इस जगह से फोर्स होकर वापस जाएगा। यानी स्टोमक से कंटेंट वापस जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं आएंगे। इसलिए ऐसी वॉमिटिंग को हम कौन सी वॉमिटिंग बोलेंगे, नॉन बिलियस वॉमिटिंग हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट मोस्ट ऑफ्टन अकर्स इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। यानी इसका जो एक तरीके से एक पीक लेवल होता है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये जो कुछ महीने होते हैं लाइफ के या 1 साल तक के बच्चों को होने के ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं, ऐसा माना गया है। इट मोर स्पेसिफिकली लेवल एज ए इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इट मोर स्पेशली लेवल एज ए इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस।
यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर इसको ज़्यादातर देखा गया है। द थिकेंड पाइलोरिसिस इज felt classically as an olive shaped mass in the middle upper part of the right upper quadrant। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि अगर किसी को पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ है तो क्या होगा उसके साथ में, जो उसका मिडिल अपर पार्ट है, राइट अपर क्वाड्रेंट, यानी जो हमारे जो एब्डोमिनल है उसको 9 रीजन में बांटा गया है, आपको पता होगा। तो जो रीजन है राइट अपर क्वाड्रेंट, यानी हमारी राइट साइड का जो ऊपर का पार्ट है, वहाँ पर हमको एक मास जैसी, एक ओलिव मास, यानी एक ओलिव मास गोल गोल एक मास की जैसी शेप की स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस, ये जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है इसमें एक ऐसी कंडीशंस बनती है जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट में ओलिव शेप मास देखने को मिलता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस बच्चों में ही नहीं, एडल्ट में भी होता है। और एडल्ट में अगर ये होता है, नैरो हो जाता है पाइलोरिक पार्ट, तो ऐसी कंडीशंस में ये होने का मेन कारण एडल्ट के अंदर होता है कि लंबे समय तक अगर अल्सर चल रहा है, तो अल्सर होगा, अगर उसके स्टोमक में बार बार अल्सर होगा, बार बार वो रेकेर होगा, बार बार अल्सर होगा, बार बार रेकेर होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल टिश्यू इकट्ठे होने लगेंगे और स्टेनोसिस वाली कंडीशंस आ जाएगी। अभी हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की ओर चलते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज डिफाइंड एज नैरोइंग स्टेनोसिस ऑफ द आउटलेट ऑफ द स्टोमक, यानी पाइलोरिक स्टेनोसिस को अगर हम डिफाइन किए तो एक नैरोइंग है, नैरोइंग को हम स्टेनोसिस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्टोमक के अंदर इसमें पास नहीं होता है कुछ भी फूड वगैरह कंटेंट जो हम ले रहे हैं, यानी सो दैट फूड कैन नॉट पास ईजियरली फ्रॉम इट इनटू द डूडोनम, यानी डूडोनम के अंदर पास नहीं होगा। समझ रहे बात को, मीन्स जो भी खाना वगैरह खाया वो स्टोमक से डूडोनम के अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से खाना हमारा डूडोनम के अंदर नहीं गया है, तो इसकी वजह से होगा क्या, फीडिंग प्रॉब्लम होगी, बच्चा फीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो भी दूध पिया है, जो मिल्क उसने स्वेल किया है, वो अभी उसके स्टोमक में है, और स्टोमक में डाइजेस्ट होगा नहीं, मिल्क इंटेस्टाइन में जाएगा तब डाइजेस्ट होगा ना, तो उसके स्टोमक में रोका हुआ है, तो इसलिए वो पहली बात तो क्या नहीं करेगा, फीड नहीं करेगा। दूसरा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करेगा, यानी हम उसको फीड करवाएंगे, स्टोमक के अंदर कंटेंट ज़्यादा इकट्ठा होगा तो क्या होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा। कुछ इंसिडेंट्स है जिनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मेल फीमेल का रेशियो देखा जाए तो मेल के अंदर ज़्यादा होता है बजाय फीमेल के, ऐसा क्यों है नहीं पता। ठीक है, लाइव बर्थ जो होते हैं 1000 उनमें से 3 बच्चों में ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। कॉमनली इन द फर्स्ट बोर्न मेल चाइल्ड के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ लेप्रोटॉमी बिफोर 1 ईयर, 1 ईयर से पहले अगर किसी की लेप्रोटॉमी हुई है ना, तो उसको ऐसा देखने को मिल सकता है। एज की अगर हम बात करें, तो 3 वीक से 3 मंथ के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा चाइल्ड ऑफ दोज पेरेंट्स वो अफेक्टेड द पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों ऐसी कंडीशन से अफेक्टेड रहे हो, तो उनको भी इसके चांस बनते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इट अफेक्टेड मोर कॉमनली चाइल्ड देन द एडल्ट, यानी ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है बजाय एडल्ट के, इसलिए हम इसको पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, कि इसके क्या कॉजेज और क्या रिस्क फैक्टर नहीं पता। पहला कॉजेज हमारा आइडियोपैथिक है, यानी हमको नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेसिस डेफिशिएंसीज, ये एक अम्ल होता है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो हम ऐसा हो सकता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन आ जाए। इसके अलावा नर्व सेल थ्योरी भी इसमें काम करती है, यानी जो गैंग्लियन सेल थ्योरी है वो भी इसमें काम करती है। नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, वहाँ का जो गेट है, जो पाइलोरिक गेट है, उसको सही से ओपन नहीं कर पा रहा है नर्वस सिस्टम, तो भी ऐसा हो सकता है। कहाँ पे गेट है, स्टोमक और जो ड्यूडेनम आपस में जुड़ रही थी, जो बीच का स्पेस था, वहाँ का मसल्स है, जो सर्कुलर मसल्स होती है, उनको अगर नर्वस सिस्टम ओपन नहीं कर पा रहा है, उनको नैरोइंग कर दिया है, तो भी ऐसा हो सकता है। सेक्स की अगर बात करें तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इज सीन मोर ऑफ्टन इन बॉय, स्पेशली फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड देन इन गर्ल। हाँ, ये हम बात कर चुके हैं पहले ही कि ये मेल के अंदर ज़्यादा होता है बजाय गर्ल्स के। रेशेस की अगर हम बात करें
कि किस प्रकार के लोगों में ये ज़्यादा होता है, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन्स के अंदर ये ज़्यादातर ऐसा सॉरी ये क्या बोलते हैं नॉर्थन कंट्रीज यूरोपियन एंसेस्ट्री के अंदर ज़्यादा देखने को मिला है, और लेस कॉमन अफ्रीकन और अमेरिकन के अंदर मिला है देखने को। प्री मैच्योरिटी बर्थ की अगर हम बात करें, पायलर स्टेनोसिस जो होता है वो मोर कॉमन होता है इन बेबीज बोर्न प्री मैच्योरली। ऐसे बेबी जो प्री मैच्योर बोर्न किए हैं उनके अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनकी मसल्स परिपूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होती है। फैमिली हिस्ट्री की हम बात कर चुके हैं कि अगर माता को, पिता को या दोनों को है तो ये बच्चों को हो सकता है, और इसका कुछ परसेंटेज दिया है, 20% ऑफ द मेल और 10% फीमेल, दोनों का एक रेशियो दिया हुआ है कि मेल के अंदर है तो 20% चांस है जाने की, और फीमेल के अंदर है 10% चांस है जाने की, तो उनसे होने वाले बच्चे के अंदर ये हो सकता है। अगर माता है सिगरेट पी रही है, स्मोकिंग कर रही है प्रेगनेंसी टाइम पे, तो उसके बच्चों को पायलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो स्मोकिंग करती है इसके अंदर निकोटीन होता है। निकोटीन जाके हमारे जो मसल्स होती है, मसल्स को हार्डनेस करता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारी वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, उनमें हार्डनेस पैदा करता है, जिससे ब्लड सप्लाई में भी दिक्कत आती है। इससे कई सारी चीज़ें करता है स्मोकिंग। इसके बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे अलग से तो एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज अर्ली, यानी छोटा बच्चा है वो जल्दी से में ही एंटीबायोटिक्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसी कंडीशंस में भी, या प्रेगनेंसी टाइम पे माता ने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज की है, तो ऐसी कंडीशंस में भी पायलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। बोटल फीडिंग वाले बच्चों के अंदर, इसके अंदर बोटल फीडिंग वाले बच्चों के अंदर भी इसका रिस्क फैक्टर होता है। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि जो बच्चा बोतल फीडिंग करता है उसको पायलोरिक स्टेनोसिस होगा, लेकिन उसको हो सकता है। ये सब माना गया है क्योंकि हम पहला पॉइंट ही पढ़ चुके हैं कि इसका जो एग्जैक्ट हो जाए वो अननोन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एडल्ट की हिस्ट्री की बात करें, तो एडल्ट के अंदर पेप्टिक अल्सर होता है। ये देखिए, ये जो निशान आपको दिख रहे हैं ये पेप्टिक अल्सर्स के निशान है। किसके है? ये जो आपको साइन यहाँ पर दिख रहा है ये पेप्टिक अल्सर्स है। और जो बच्चे जो एडल्ट है जिनको पेप्टिक अल्सर्स होते हैं पायलोरिक रीजन्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर हाइपोट्रोपिक चेंजेज होते हैं मसल्स के अंदर, मसल्स लेयर के। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पेप्टिक अल्सर हुआ, घाव हुआ, इसको बनने के लिए टिश्यूज़ यहाँ पर कलेक्ट होने लगेंगे। तो टिश्यूज़ यहाँ कलेक्ट होने लगेंगे तो ये एरिया क्या होगा, नैरो हो जाएगा। ठीक, किसी भी जगह पर किसी पाइप के अंदर कुछ कलेक्ट होगा तो क्या होगा, वो एरिया नैरो होगा। नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स किस प्रकार से ये पायलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द हाइपरट्रोपिक पायलोरिक इम्पियर्स इम्पेटी टू गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूडेनम। यानी जो गैस्ट्रिक आउटलेट होता है, जो भी गैस्ट्रिक हमारे, यानी जो हमारे स्टोमक के अंदर जो कंटेंट होता है वो क्या होगा, ड्यूडेनम के अंदर इम्पेटिव होता है। ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, इम्पेटिव होगा। हाइपरट्रोपिक पायलोरिसिस की वजह से इम्पेयर्ड रहेगा, यानी वो सही से स्टोमक से ड्यूडेनम के अंदर नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑल इंगेस्टेड फूड एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस कैन ओनली एग्जिट वाया वोमिटिंग। यानी अब इसमें वोमिटिंग स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि स्टोमक से सारा कंटेंट कहाँ नहीं जा रहा है, स्टोमक से सारा कंटेंट ड्यूडेनम के अंदर नहीं जा रहा है। नहीं जाने की वजह से अब उसको कहाँ होकर निकाला जाएगा कंटेंट को। अगर स्टोमक के अंदर कंटेंट भरेगा, दूध भरेगा बच्चे के अंदर मिल के, तो वो सब वोमिटिंग उसको करना पड़ेगा। और उस नेचर कौन सा नेचर की वोमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल नेचर की वोमिटिंग उसको होगी। परसिस्टेंट वोमिटिंग, अगर बार बार उसको क्या होगा, वोमिटिंग होगी, तो लॉस ऑफ स्टोमक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ से लॉस होगा। कहीं ना कहीं पोटेशियम लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगेगा, समझ लेगा। तो द क्लोराइड लॉस रिजल्ट इन ए लो ब्लड क्लोराइड, यानी जब वोमिटिंग होगी तो बार बार वोमिटिंग होने की वजह से क्लोराइड भी उसके साथ बाहर निकल रहा, पोटेशियम भी उसके साथ बाहर निकल रहा, तो क्लोराइड का लेवल ब्लड के अंदर घटने लगेगा। तो जो किडनी की जो बायोकार्बोनेट को बाहर निकालने की जो एक एबिलिटी होती है, क्या होती है, एबिलिटी होती है, वो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी। और कम होगी तो बॉडी के अंदर एल्कोलोसिस वाली कंडीशंस बनने लगेंगी। कौन सी कंडीशंस बनने लगेगी,
अगर किडनी का बायोकार्बोनेट को एक्सक्रीट करने का जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर जो एल्कोलिसिस और एसिडोसिस का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए द वोमिटेड मटेरियल डज नॉट कंटेन बाइल, मैं पहले ही बता चुका हूँ नॉन विलियस वोमिटिंग इसके अंदर होती है। जो वोमिटिंग होगी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, नॉन विलियस होगी, यानी कोई भी बाइल कंटेंट उसके अंदर नहीं रहेगा। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डेवलप ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, यानी बार बार वोमिटिंग होने की वजह से जो बच्चे के अंदर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा। अब ये मत सोचना कि ब्लड के अंदर ब्लड हम वोमिटिंग में कर रहे हैं, नहीं, ब्लड के अंदर जो वोमिटिंग के अंदर जो वाटर लॉस हो रहा है उसकी वजह से ब्लड के अंदर से ही वाटर लॉस होगा और जो ब्लड है उसका वॉल्यूम क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। वोमिटिंग अगर बार बार होगी एसिड निकलेगा और कहीं ना कहीं पोटेशियम का लेवल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। पोटेशियम का लेवल भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। The body compensatory response to the metabolic alkalosis is a hypoventilation resulting in an elevated arterial PCOD. Means बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है कि जैसे बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं से बॉडी उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। बॉडी के अंदर वाटर की अगर कमी हो रही है तो वाटर को मैनेज करने की कोशिश करती है, यानी कोई भी एक आइटम की अगर कमी पड़ रही है तो उसको दूसरी जगह से मैनेज करना कंपनसेटरी रेस्पॉन्स कहलाता है। ये बॉडी के अंदर नेचुरल होता है। ऐसी कंडीशंस में बॉडी कंपनसेटरी रेस्पॉन्स करेगी। मेटाबॉलिक जो एल्कोलिसिस हो रहा है वो हाइपोवेंटिलेशंस हो रहा है, ठीक है, और जो CO2 की मात्रा आर्टरीज के अंदर बढ़ रही है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी, किसके द्वारा, कंपनसेटरी रेस्पॉन्स के द्वारा। तो ये ऐसा कुछ इसका पैथोफिजियोलॉजी होता है। अब हम क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स की ओर जाते हैं कि किसी बच्चे को पायलोटिक स्टेनोसिस हुआ है तो उसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो साइन ऑफ पायलोटिक स्टेनोसिस यूजुअली अपीयर्स विद 3 to 5 वीक आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के 3 से 5 वीक के बाद में ये हमको शो होने लगते हैं। क्या इसमें हमको देखने को मिलेगा, पायलोटिक स्टेशन जो ओल्डर बेबी होते हैं 3 मंथ के, जो 3 महीने से ज़्यादा के जो बेबी होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो दोनों के अलग अलग हम देखेंगे। कुछ भी हम फीड कराते हैं, फीड कराने के बाद में वोमिटिंग होगी, फीड कराने के बाद में क्या होगी, वोमिटिंग होगी। वोमिटिंग कैसी होगी ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोजेक्टाइल वोमिट होगी, नॉन बिलियस वोमिटिंग उसको होगी। देखिए प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, इस तरीके से जैसे हमने कोई प्रेशर के साथ में कोई, एक तो वोमिटिंग होती है नॉर्मल वोमिटिंग, यानी हम जब वोमिट करते हैं, जब आप सारा मुंह खराब कर लेते हो होती है नॉर्मल वोमिटिंग। और इसके अलावा होती है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग की प्रेशर के साथ में बाहर होता है, माउथ से बहुत दूर जाके ये कंटेंट जाके पड़ता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। परसिस्टेंट हंगर, बार बार लगने लगेगा बेबी को, बार बार भूख लगेगी। बार बार भूख इसलिए लगेगी कि जो वो खा रहा है वो स्टमक के अंदर जा रहा है और वहीं से वापस आ रहा है, यानी उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कुछ नहीं पहुंच रहा है, इसलिए बार बार ब्रेन उसको सेंसेशन देगा कि बच्चा हंगर है, वो रोने लगेगा। इसके अलावा स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस, स्टमक के अंदर बार बार कॉन्ट्रैक्शंस होने लगेंगे, स्टमक के अंदर क्या होने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे, क्योंकि उसके बार बार वोमिटिंग फील आ रहा है, उस पर स्टमक के अंदर फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है फूड का। बार बार खाना खाएंगे तो उसके अंदर क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। क्योंकि जो फूड है वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, इसलिए फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ने की वजह से उसको वोमिटिंग होगी और स्टमक के अंदर क्या आने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्शन आने लगेंगे। डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग की वजह से पानी की कमी होगी, उससे डिहाइड्रेशन होने लगेगा। चेंज इन वोवल मूवमेंट्स, वोवल्स मूवमेंट्स, तो वोवल्स बनेगा कहाँ से, जब फूड नीचे नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है एकदम नहीं जाता, बहुत कम मात्रा में जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलाइव यानी जिंदा रहने के लिए तो बहुत ही कम मात्रा में क्या जाता है, नीचे फूड जाता है। तो जो वोवल्स मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, खाना कम जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, है ना, कब्ज जिसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशंस होने लगती है। वेट प्रॉब्लम, बच्चे का वजन जो है इसके अंदर पायलोटिक स्टेनोसिस के अंदर बच्चे का वेट लॉस होने लगता है। ऑलिव सेब मास, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो
हाइपोकॉर्टिक रीजन है, उसके अंदर ऑलिव सेप मास यानी ट्यूमर जैसी एक स्ट्रक्चर हमको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इवोल्यूशन हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक हम क्या करेंगे और मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या हम इसका डायग्नोस्टिक और मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें कई सारी कंडीशंस हो रही थी, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा था। तो सबसे पहले तो हमारी जब बच्चा हमारे पास में आता है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले हमको उसको इलेक्ट्रोलाइट जो डिसबैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करना है, यानी उसको हम RL DNS NS जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको दे के हम उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। दूसरा, बच्चा है इन्फेंटाइल है बच्चा है, तो हम उसकी सर्जरी करके इसका जो मसल्स है जहाँ पर हाइपरट्रॉफी हुई थी उसको काट के और सही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलर मसल्स होती हैं उनको हम छोटा कट लगाएंगे, वो उसका जो नैरोइंग होता है ओपनिंग हो जाता है और जो खाने की जो फूड कंटेंट है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। मेडिकली भी ट्रीट करते हैं, लेकिन मेनली इसको सर्जरी के द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। ये आई फ्लूइड वगैरह, ये pH वगैरह को मेंटेन करने के लिए, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए देते हैं। कैसे देते हैं, इंट्रावेनस ओरल एट्रोपिन देते हैं, है ना। पाइलोरोगेस्टिनस एट्रोपिन क्या करता है, मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा वहाँ से, और बच्चे का जो फूड है वो मूवमेंट करने लगेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो लेप्रोस्कोपी पाइलोरोमायोटोमी करते हैं इसके अंदर। इसमें क्या करते हैं कि लेप्रोस्कोपी के द्वारा पाइलोरस पार्ट के मायो मतलब मसल्स को काटना मायोटोमी कहलाता है। ठीक है, क्या करना, लेप्रोस्कोपी में पाइलोरोमायोटोमी इसको बोलते हैं। पाइलोरस पार्ट के मसल्स को, मायो मीन्स मसल्स को, टोमी मीन्स काटना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद में मसल्स को काट के वापस से यहाँ पर ये क्या कर दिया गया, इंसिजन्स दे दिए गए और इसको हमने बोला है पाइलोरोमायोटोमी। सीजर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इस सर्जरी का एक एक्चुअल नाम भी है, फ्रेड रेमस्टेड्स पाइलोरोमायोटोमी। नर्सिंग मैनेजमेंट जो इम्पोर्टेंट है, थर्मो रेगुलेशंस को हमें ध्यान में रखना है, यानी जो वाइटल्स है उनको हमें ध्यान में रखना है। ट्रांसपोर्ट करते समय हमें ध्यान में रखना है कि इन्फेंट को हम किस प्रकार से इंक्यूबेटर सेट के द्वारा ट्रांसफ़र करें। नेचुरल थर्मल एनवायरनमेंट में हम बच्चे का टेम्परेचर रखें। इंक्यूबेटर का किस प्रकार से प्लग इन करना है, यानी कहाँ हमको प्लग लगाना है, कितना हमें उसको वार्म करना है, पहले से ही वार्म करके रखना है जिससे बच्चे का हीट लॉस ना हो। जब बच्चे को उसमें लिटाया जाए, ये इंक्यूबेटर जो होता है उसको हम पहले से ही चालू कर देंगे, उससे पहले से उसका जो टेम्परेचर है उसको मैनेज कर देंगे ट्रांसफ़र करते समय। इसके अलावा जब बच्चा बाढ़ में आ रहा है तो उसका टेम्परेचर वगैरह, उसके वाइटल्स वगैरह को हम इंश्योर कर ले, उसके क्लॉथ वगैरह ठीक है, किस प्रकार की क्लॉथ जो सर्जरी में काम आ सकती है उसको हमने वियर किए या नहीं किए। बच्चे का टेम्परेचर हॉर्सली मॉनिटरिंग करेंगे जब तक बच्चा स्टेबल ना हो जाए। रूटीन पोस्ट एनेस्थेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे हम उसको, यानी जब एनेस्थेसिया हम देते हैं सर्जरी के समय तो पोस्ट एनेस्थेटिक जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं बच्चे का, चाहे वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हुआ या फिर मसल से रिलेटेड हुआ, तो उनको हम चेक करेंगे। ठीक है, वाउंड जो हुआ है, जो बच्चों को हम इंसिजेंस लगाए थे वहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ अबनॉर्मलिटीज हुई है सर्जरी के अंदर, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम तुरंत सर्जन को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा कुछ है, या लाइक दैट ब्लीडिंग है, रेडनेस है, स्वेलिंग है ना। ऑज है, ऑज माने होता है ब्लीडिंग होना, किसी जगह से रिसना, इसको ऑज कहते हैं। नेक्स्ट, मेंटेन एडिक्यूट फ्लूइड बैलेंस चार्ट। फ्लूइड बैलेंस चार्ट को मेंटेन करेंगे तो बच्चा डिहाइड्रेशन वाला पहले ही था, और सर्जरी में तो हम इसको करते ही है। IV सेट्स के मॉनिटर करेंगे, IV सेट से अगर हम उसको कुछ फ्लूइड वगैरह दे रहे हैं। पेन असेसमेंट टूल्स, हम इसमें ब्राउन बॉक का पेन असेसमेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जो फेशियल स्केल वाला भी बच्चे को यूज़ करते हैं, मेनली फेशियल स्केल वाला। तो हम पेन असेसमेंट करेंगे बच्चे को पेन है या नहीं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कई जो हम सर्जरी किए तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, जहाँ पर इंसिजेंस लगाए वहाँ पर हर्निया हो सकता है। हर्निया मीन्स यानी वहाँ मसल्स बाहर की ओर निकल सकती है, बार बार वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, बच्चे को म्यूकोसल यानी उसके अंदर की जो म्यूकोसा है उसके अंदर परफोरेशन हो सकता है। शॉक वाली कंडीशंस भी हो सकती है सर्जरी के बाद में, शॉक वाली कंडीशंस नॉर्मल है, कई लोगों को हो जाती है। बच्चा प्रोग्रेस करेगा अगर ये जो सर्जरी करने के बाद में
प्रोग्रेशन उसको हम देखना चाहेंगे तो क्या देखेंगे? अधिकांश बच्चे मोस्टली रिकवर हो जाते हैं इससे, सर्जरी के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह उसके अंदर नहीं आते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये प्रोग्नोसिस वाली कंडीशंस होती है। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आप उनको देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो इसी टॉपिक के अंदर दिए गए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।